आप सभी का जीएसटीआर 3B की लाइव क्लास में यहाँ पर स्वागत। मैं हूँ अरुण शर्मा, कॉमर्स हब उदयपुर से। और आज हम लोग यहाँ पर फाइल करने वाले हैं हमारे एक क्लाइंट का जीएसटीआर 3B मार्च 2020 का। जैसा कि मैंने अभी अभी रिसेंटली बताया आपको कि गवर्नमेंट ने ड्यू टू द कोविड-19 मार्च, अप्रैल एंड मई के जो जीएसटीआर 3B हैं उनकी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया और ये 30 जून तक हम लोगों को फाइल करना है तीनों महीने के जीएसटीआर 3B। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मार्च महीने के कुछ फिगर्स देखते हैं। जीएसटीआर 3B एक प्रोविजनल रिटर्न होता है इन विच आप लोगों को अपना टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपने कितना अपना आउटपुट किया और उस पर कितना आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया कस्टमर से। एज वेल एज आपको यहाँ पर अपनी टैक्सेबल टर्नओवर शो करनी पड़ती है और आपको अपनी आईटीसी क्लेम करना होता है प्रोविजनल बेसिस पर कि आपको कितना आईटीसी यहाँ पर आपको लेना है, वो भी आपको जीएसटीआर 3B में क्लेम करना होता है। ओके, सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक क्लाइंट ने जो डेटाबेस बनाकर भेजा है एक्सेल के अंदर, एक पीडीएफ में आपके सामने यहाँ पर है, तो हम लोग देखें। देखिए जो क्लाइंट है उसका मार्च महीने का परचेज बता रखा है, आप अगर देखिए ध्यान से परचेज दे रखा है कि इन्होंने ये जो परचेज किया है, ये कोई कंपनी है बायोस्टेड इंडिया लिमिटेड और ये रजिस्टर्ड पार्टी है राजस्थान की, और इससे आपने परचेज किया। ये बिल नंबर दे रखा है कंपनी का, एंड दिस इज द टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाई। ये इतना वैल्यू का माल आपने खरीदा है इनसे, दैट इज 18% जीएसटी रेट वाला आइटम है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि अगर 9% सीजीएसटी या 9% एसजीएसटी, इट मींस 18% जीएसटी वाला आइटम आपने परचेज किया, तो इस 18,300 पर आपका ये आपका टैक्स बन रहा है 99% के हिसाब से, एंड दैट इज द इनवॉइस वैल्यू 21,594 रुपए। सो ये एक परचेज की है इन्होंने मार्च 2020 में, और ये 18% वाली परचेज है। इसके अलावा आप देखिए इसका नीचे ग्रैंड टोटल दे रखा है, क्योंकि अगर आपने एक से ज्यादा परचेज की होती तो ये सारी एंट्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती। और आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कि उसके अलावा यहाँ पर 2.5 वाले की कैटेगरी दे रखी है, लेकिन उसमें कोई बिल नजर नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये 5% वाली कोई परचेज इन्होंने इस महीने में नहीं की। तो यानी इट मीन्स बहुत सिंपल है कि आपने सिर्फ एक ही परचेज किया है, और आपकी जो आईटीसी बन रही है, देखिए आईटीसी यानी इसके जो ऊपर जो आपने टैक्स दिया है वो टैक्स आप अपनी लाइबिलिटी में से माइनस करेंगे। तो ये आपका आईटीसी बन रहा है 1647 का सीजीएसटी एंड 1647 का आपका एसजी। अब यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो ये तो हमारा परचेज हो गया, राइट। तो ये अमाउंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 1647 की एसजीएसटी की लाइबिलिटी आईटीसी बन रही है, जबकि 1647 की आपकी सीजीएसटी की लाइबिलिटी यहाँ पर आपको बन रही है क्लियरली। ओके, इसके बाद सेल्स के फिगर दे रखे हैं, इसको मैं रोटेट करता हूँ। रोटेट करते हैं हम इसको। सी, ये देखिए मैंने इसको रोटेट किया है। सेल्स के फिगर को मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। मार्च महीने की सेल्स अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर आपको ये सेल्स दिख रही है। ये जो पार्टी ने सेल किया है ये सारे कस्टमर है, कंज्यूमर है, और ये अलग अलग डेट्स पर आपने सेल किया, और ये आपके बिल नंबर है, राइट। और आपने टोटल मिलाकर जो यहाँ टोटल आप देखिए काफी सारे बिलों पर आपने जो सेल की है, ये सारे टैक्सेबल वैल्यूज हैं। ये सीजीएसटी 9% वाला फिगर, एसजीएसटी 9% वाले फिगर्स हैं, और ये टोटल बिल वैल्यू है। यानी कुल मिलाकर हमें यहाँ पर इंडिविजुअल बिल नहीं देखना है, ये B2C वाली सेल है, यानी ये सारे कस्टमर है। क्योंकि अगर ये कोई पार्टी होती रजिस्टर्ड पार्टी तो इनका जीएसटी नंबर जरूर होता। तो आप एक रजिस्टर्ड फॉर्म है, और आप जो ये सारे क्लाइंट है आपके, ये सारे कंज्यूमर है, कस्टमर है, ये अनरजिस्टर्ड है, और आपने अनरजिस्टर्ड सेल की है यहाँ पर, तो इसे B2C सप्लाई कहा जाता है। तो आपने जो सेल की है वो टोटल मिलाकर अगर इनकी ग्रैंड टोटल देखें हम सारे बिलों की, तो ये सारी टोटल मिलाकर आपका 1,75,200 रुपीज का टोटल आ रहा है। इसके ऊपर सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% बन रहा है आपका 15,768। दिस इज योर लाइबिलिटी, दिस इज योर लाइबिलिटी कि 15,768 रुपए आपको एसजीएसटी के पे करने, 15,768 रुपए आपको सीजीएसटी के पे करने। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर मैं आपको फिगर आउट करता हूँ। ये तो अभी 99% वाली सेल का टोटल आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए एक बिल ऐसा भी है जिस जो आपने 12% वाला कोई प्रोडक्ट बेचा है, तो उसका वैल्यू था 5,750,
और इसके ऊपर 345 का CGST SGST आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 9% वाली टोटल मिलाकर 1,75,200 की 18% वाली GST पर सेल की है, और 5,750 वाला आइटम जो है वो आपका 12% वाला है। अगर इन दोनों की ग्रैंड टोटल देखिए, कस्टमर को मैंने इस तरह से बनाना बता रखा है कि आपको ग्रैंड टोटल करके भी देना है। तो अगर मैं टोटल मेरी सेल देखूं, ग्रैंड टोटल टैक्सेबल सेल देखूं, तो मेरी जो आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल जो है वो 1,80,950 की, इस पे 16,113 रुपए का SGST और 16,113 रुपए का CGST मैंने कंज्यूमर से कलेक्ट किया। ये मेरा लाइबिलिटी है, ये मेरे को पे करना पड़ेगा। अब देखिए, इसको पे करना है तो जो जीएसटी की लाइबिलिटी है वो आप दो तरह से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो आप उससे सेट ऑफ कर सकते हैं, और अगर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको वो कैश में पेमेंट करना पड़ जाता है, राइट। तो ऐसे केस में हमें ये मैन्युअली देखने की जरूरत ही नहीं है कहीं पर भी कि हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी अवेलेबल है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में जब आप ऑनलाइन फाइल करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट करेगा आपका कि आपके पास कोई आईटीसी पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल न्यू है उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये लाइव क्लास है और ये रेगुलर बेसिस पर नहीं होती। ये क्लाइंट अभी जैसे जिस थ्री की ड्यू डेट्स आ चुकी है 3 महीने की, इसलिए मैं ये क्लास ले रहा हूँ। ये क्लास आगे भविष्य में भी होगी, हर महीने होती है क्लास। तो ऐसी क्लासेस आप लोग अटेंड करें, लाइव क्लासेस, तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल डेटाबेस पर काम करने को यहाँ पर मिले। उसके अलावा हम लोग पूरा का पूरा हर तरह का रिटर्न फाइल करना सीखेंगे, हर तरह के रिटर्न के हर कंटेंट पर हम लोग काफी डीप डिस्कशन करेंगे जीएसटी की क्लास में। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से टोटल मिलाकर आपने 1,80,950 रुपए की सेल की, जिसपे आपका 16,113 रुपए का एसजीएसटी और 16,113 रुपए का आपका सीजीएसटी की लाइबिलिटी बन गई। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर कुछ एग्जेम्प्टेड सेल भी है, यानी ये वो प्रोडक्ट बेचे गए होंगे जिन प्रोडक्ट पर आपका टैक्स फ्री आइटम है, जो जीरो रेटेड वाला आइटम है, जिन पर कोई टैक्स है ही नहीं। तो ऐसी टोटल मिलाकर आपने जो एग्जेम्प्टेड सेल की है, वो एग्जेम्प्टेड सेल की अगर आप यहाँ पर ग्रैंड टोटल करें तो आप देखिए 3,93,385 रुपए की एग्जेम्प्टेड सेल की टोटल आ रही है। 3,93,385 रुपीज का एग्जेम्प्टेड सेल आ रहा है आपका। तो ये एक बिग फिगर है जो आपने ये अलग अलग यहाँ पर एग्जेम्प्टेड सेल बता रखा है। देखिए अलग अलग पार्टी पर बता रखा है कि ये पार्टी है और इसको इतना माल भेजा, ये पार्टी है इसको इतना माल बेचा, तो ये एग्जेम्प्टेड सेल यहाँ पर डिक्लेयर कर रखी है। ओके, सो ये मैंने परचेज के फिगर, सेल के फिगर और एग्जेम्प्टेड सेल के फिगर यहाँ पर देखे। अब यही चीजें आपको वहां पर अपने रिटर्न में डालनी होती है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब डायरेक्ट ले चलता हूँ जीएसटीआर 3B पर लाइव डायरेक्ट। ये है हमारा जीएसटी का पोर्टल और जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसे हम जीएसटी पोर्टल कहते हैं। सारे के सारे 100% वर्क जीएसटी में जो कंप्लायंसेस होते हैं जीएसटी के, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो ई वे बिल बनाना हो, चाहे वो रिफंड क्लेम करना हो, चाहे वो आईटीसी क्लेम करना हो, सारे के सारे, चाहे वो टैक्स का पेमेंट करना हो, सारे के सारे जो वर्क हैं जीएसटी में वो सारे ऑनलाइन है। इवन आप गवर्नमेंट का कोई नोटिस आएगा तो भी आपको आपकी आईडी में आएगा, आपको उसका रिप्लाई सबमिट करना है तो भी आपको आईडी में सबमिट करना है, राइट। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पर ऑनलाइन है। 100% ऑनलाइन टैक्स सिस्टम है जीएसटी, ये ध्यान देना, जीएसटी में कुछ भी मैनुअल वर्क नहीं होता। तो ऐसे केस में जब हर व्यापारी का जो जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी होता है उसको अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर
यानी जिसे हम जीएसटी आईएन नंबर कहते हैं, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट होता है, 15 डिजिट का ये नंबर होता है। और सारे के सारे व्यापारी का यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर अपनी एक आईडी और अपना एक पासवर्ड होता है, जिससे उसका एक आईडी होता है जिसमें वो सारे के सारे जीएसटी रिलेटेड वर्क करता है, राइट। जैसा कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, हमारा फेसबुक अकाउंट होता है, जहाँ पर हम हमारा सोशल मीडिया एक्टिविटी मैनेज करते हैं, वैसा का वैसा ये एक जीएसटी की जो ऑफिशियल आईडी है, जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है gst.gov.in, इसके अंदर हर व्यापारी को एक आईडी मिलता है, और वो आईडी से मैं लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर मैंने मेरे क्लाइंट की आईडी ओपन कर रखी है और ये डैशबोर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे आज जैसे जीएसटी 3B फाइल करना है, तो मैं यहाँ से सर्विसेज के अंदर जाऊंगा, सर्विसेज में मैं रिटर्न के अंदर जाऊंगा और रिटर्न डैशबोर्ड पर जाऊंगा। हमेशा ध्यान देना, रिटर्न अगर आपको फाइल करने हैं, रिटर्न्स फाइल करने हैं जीएसटी के, तो आपको जीएसटी में सर्विसेज में जाकर रिटर्न्स में जाना, रिटर्न डैशबोर्ड पर, और रिटर्न डैशबोर्ड पर जाकर आपको रिटर्न फाइल करना है। तो रिटर्न डैशबोर्ड पर जब आप जाएंगे, तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर पिक करना है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल करना है। जैसे मैं यहाँ पर 1920 ले लिया मैंने। रिटर्न फाइलिंग पीरियड लेना होता है आपको, कि आपको कौन से रिटर्न कौन से पीरियड का फाइल करना है। जैसे मैं फरवरी का चेक करता हूँ कि क्या मैंने फरवरी का रिटर्न फाइल किया है, तो जैसे मैंने 1920 का फरवरी ले लिया और सर्च किया, तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि देखिए फरवरी मंथ में आपको एक रिटर्न फाइल करना था, मंथली रिटर्न जीएसटी 3 और ये फाइल है, यानी आप भर चुके हैं, राइट। तो ऐसे केस में अब आपको फाइलिंग मंथ चेंज करना है और आपको मार्च महीना लेना है, ठीक है, और मार्च में सर्च करना है आपको। तो आप देख सकते हैं कि मार्च महीने का आपका रिटर्न जो फाइलिंग है मार्च महीने का, वो आपका पेंडिंग है। और आप यहाँ से आप अगर देख सकते हैं कि मार्च महीने का आपका जीएसटीआर 3B आपका पेंडिंग चल रहा है, और इवन मार्च महीने में आपका जीएसटीआर 1 भी भरना होता है, जो कि जैसे क्वार्टरली रिटर्न है जीएसटीआर 1, ठीक है। छोटा व्यापारी अगर है, उसका 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर है, तो उसे क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है। तो ये मार्च महीना क्या है, जो ईयर का लास्ट क्वार्टर का एंड वाला महीना है, राइट। तो जो फोर्थ क्वार्टर है उसका एंडिंग मंथ है, तो उसमें जीएसटीआर 1 एक्टिव हो गया, कि ये आपको ड्यू डेट बता रहा है 30 अप्रैल 2020, तो इसकी ड्यू डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है। ये भी आपको अब 30 जून तक फाइल करना है, क्योंकि अगर 3B एक्सटेंड किया तो ये भी एक्सटेंड किया। तो अपन पहले जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, उसके बाद हम जीएसटीआर 1 भी फाइल करेंगे, और जीएसटीआर 1 जो होगा वो हम पूरे क्वार्टर का फाइल करेंगे, तो मैं वो भी आपको यहाँ पर पूरा भर के बताऊंगा, राइट। तो अब हमारी जो अगली 4-5 दिन तक जो क्लासेस चलेगी वो जीएसटी के रिटर्न्स पर ही चलेगी, सारे रिटर्न्स हम लोग फाइल करेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले जीएसटीआर 3B। देखिए जीएसटीआर 3B हो या कोई भी रिटर्न हो, ठीक है, दो रिटर्न आपको फाइल करने होते हैं, 3B एंड 1, ठीक है। यहाँ पर ये जो मेरा क्लाइंट है, ये छोटा व्यापारी है, 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाला व्यापारी है, तो इसको जीएसटीआर 3B साल में 12 बार, यानी हर महीने का एक जीएसटीआर 3B फाइल करना है, और जो जीएसटीआर 1 है वो क्वार्टरली फाइल करना है, यानी 4 जीएसटीआर 1 फाइल करना है। तो 12 + 4 = 16, और एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। तो ऐसे केस में आपको 17 रिटर्न्स फाइल करने कंपलसरी होते हैं, राइट। अगर कोई बड़ा व्यापारी है तो फिर उसको 12 जीएसटीआर 3B फाइल करने हर महीने का मंथली, और जीएसटीआर 1 भी उसे मंथली फाइल करना होता है। इन दैट केस आपको टोटल 24 जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, प्लस एक एनुअल रिटर्न, यानी 25 रिटर्न आपको फाइल करने होते हैं। और अगर कोई व्यापारी जिसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, राइट, तो उस केस में फिर उसको 26 रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, क्योंकि उस केस में जीएसटीआर 9C एक और रिटर्न होता है, जो कि ऑडिट होती है, ऑडिट और उसमें करवानी कंपलसरी होती है। 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर के केस में जीएसटी में ऑडिट कंपलसरी है। इन दैट केस यू हैव टू फाइल 26 रिटर्न्स, टोटल नंबर ऑफ 26 रिटर्न्स आपको फाइल करने होते हैं। देखिए जीएसटी के रिटर्न्स भरना आपको एक एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट करके दे सकता है, कि अगर आपने सारे के सारे रिटर्न्स फाइल करना सीख लिया और आपने कोई एक भी क्लाइंट अपना बना लिया, तो आप देखिए 26 रिटर्न है आपके, ठीक है, और कोई बड़ा आपने क्लाइंट बना रखा है, आपको 26 रिटर्न्स हैं, तो जिसमें से 24 रिटर्न्स आपको मंथली बेसिस पे भरने पड़े, आप उसका 1500 या 1000 रुपीज भी चार्ज करते हैं, तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो 24 रिटर्न है, 24,000 तो आपने साल के ऐसे ही बना लिए एक क्लाइंट पर। और जो एनुअल रिटर्न होते हैं वो, और जो आपके जीएसटीआर 9C ऑडिट जो होती है, इसके
चार्टर्ड अकाउंटेंट 5 to 10,000 पर रिटर्न चार्ज करता है। तो ऐसे केस में आप एक पार्टी से 30 से 35,000 रुपए साल के अर्न कर सकते हैं खाली जीएसटी के रिटर्न फाइल करके, और कुछ नहीं करना है। अकाउंटिंग आपके हाथ में नहीं ले रखा है आपने, आपने आईटीआर आपने नहीं ले रखा है, आपने उसका अगर टैक्स ऑडिट है तो वो आप नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में सिर्फ आप जीएसटी रिटर्न्स फाइल करके ही अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं साइड बाय साइड। ऐसे 5-10 क्लाइंट बना दिए तो शायद सैलरी से भी ज़्यादा अर्न आप इससे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है और एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि एक बार अगर आपका काम जम गया, तो इसमें आपको इतना सारा काम मिलता है, इतना सारा डेटाबेस आपको, इतना सारे क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं कि फिर शायद आपको किसी और को अपने अंडर में रखना पड़ सकता है। मेरे काफ़ी सारे ऐसे नोन हैं, जो दिल्ली में सिर्फ अकाउंटेंट्स हैं, जिन्होंने अपने करियर का स्टार्टिंग किया था अकाउंटेंट से, और उन्होंने किसी फर्म में कुछ सालों तक अकाउंटिंग किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में फाइलें लेना चालू कर दिया, और बाद में उन्होंने अपने खुद के ऑफिसेज डाल दिए जस्ट लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और जितना सीए के पास काम नहीं है, उतना काम उन लोगों के पास है जो मात्र अकाउंटेंट से बीकॉम एमकॉम किए हुए लोग। सो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये प्रैक्टिकल वर्क है, इसमें किसी प्रकार की कोई हायर क्वालिफिकेशन की भी नीड नहीं है अगर आपको ये सारी चीजें आती है, राइट। और इसमें कहीं पर भी आपको चार्टेड अकाउंटेंट, कई सारे मेरे जो स्टूडेंट्स या जो भी लोग हमारे कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, तो वो उनका ये क्वेश्चन होता है कि हमें कौन काम देगा। तो देखिए, जीएसटी में सीए का रोल सिर्फ ऑडिट करने तक का ही है, यानी चार्टेड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट आपको सिर्फ ऑडिट में पड़ती है। उसके अलावा आपको चार्टेड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट जीएसटी में नहीं पड़ती। कोई भी व्यक्ति जीएसटी का काम कर सकता है, समझ रहे हैं? कोई भी व्यक्ति जीएसटी में सारे काम कर सकता है। सीए का जरूरत सिर्फ तब पड़ता है जब ऑडिट कंपलसरी, और ऑडिट चार्टेड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट है या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है, वही ऑडिट कर सकते हैं। बाकी सारे काम कोई भी एक कॉमर्स ग्रेजुएट भी कर सकता है, और कोई भी व्यक्ति जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता है, और प्रैक्टिशनर का एग्जाम भी दे सकता है एक कॉमर्स ग्रेजुएट। तो ऐसे केस में आप जीएसटी की प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं और अच्छा खासा इसमें अर्न कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि अब देखिए जीएसटीआर 3B है, तो देर आर टू ऑप्शंस लाइक प्रिपेयर ऑनलाइन एंड प्रिपेयर ऑफलाइन। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही है, और यहाँ जो ड्यू डेट्स दिख, जीएसटीआर 3B में ड्यू डेट एक्चुअल में अलग अलग होती है, ठीक है। इन ड्यू डेट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया, तो यहाँ पर जो ड्यू डेट्स है वो अलग अलग होती है। लेकिन मैं आपको अभी बता दूं कि अभी कोविड-19 की वजह से मार्च, अप्रैल और मई के सारे जो रिटर्न्स हैं, उनकी जो ड्यू डेट्स है उसको एक्सटेंड कर दिया गया और 30 जून कर दिया गया। और इट मे बी पॉसिबल कि ये डेट्स और बढ़े आगे जाकर, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक साथ इतने सारे रिटर्न की भी एक ही ड्यू डेट पॉसिबल नहीं है, और अभी भी कोई आपका कोरोना खत्म नहीं हो गया या बिजनेस ने रफ्तार नहीं पकड़ी है, इसलिए ये सारी की सारी डेट्स आगे बढ़ने वाली है। लेकिन हम लोग यहाँ पर मार्च महीने का जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, और उसके बाद हम जो क्वार्टरली रिटर्न है यहाँ जीएसटीआर 1 वो भी फाइल करेंगे, राइट। तो देर आर टू ऑप्शंस, प्रिपेयर ऑफलाइन एंड प्रिपेयर ऑनलाइन। देखिए, ऑफलाइन रिटर्न फाइल वो लोग करते हैं जिनका नंबर ऑफ डेटाबेस बहुत ज्यादा होता है, और वो लोग पहले अपना रिटर्न अपने किसी सॉफ्टवेयर में प्रिपेयर कर लेते हैं। वहां से वो उस रिटर्न की एक जेसन फाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल को यहाँ आकर अपलोड कर देते हैं। तो वो सारा का सारा काम ऑफलाइन करते हैं, और सिर्फ एक फाइल जनरेट करके उसको यहाँ अपलोड कर दिया जाता है। तो अगर आप प्रिपेयर ऑफलाइन में जाएंगे तो आपने वो इंश्योर कर लें कि आपका जेसन फाइल तैयार है, अब आपको सिर्फ उसे अपलोड करना है। लेकिन जो ऑनलाइन फाइल करते हैं वो सारे डेटाबेस ऑन द स्पॉट ऑनलाइन आपका फॉर्म खुलेगा और उसमें आपको डालना होता है। तो अभी जैसे हम जीएसटीआर 3B ऑनलाइन ही भर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑनलाइन फाइल करते हैं जीएसटीआर 3B को, तो प्रिपेयर ऑनलाइन करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ जीएसटीआर 3B पढ़ने से रिलेटेड कुछ यूजर मैनुअल्स वगैरह स्टेप्स दे रखी है, तो आप ओके कर दीजिए पढ़ने के बाद। अब देखिए, यहाँ पर ये आपका जीएसटी नंबर दे रखा है, लीगल नेम पार्टी का दे रखा है, स्टेटस में अभी तक नॉट फाइल्ड आ रहा है, 1920 फाइनेंशियल ईयर है, और मार्च महीने का आप जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हो। ड्यू डेट्स हालांकि अलग अलग होती है, किसी काफी सारे व्यापारियों को 20 मार्च को भरना होता है, काफी सारे व्यापारियों को 22 मार्च तक भरना होता है, और काफी सारे व्यापारियों को 24 मार्च तक फाइल करना होता है। तो 3 कैटेगरी में यहाँ पर टैक्स पेयर्स को बांटा गया है। तो हम लोगों को इसको अभी इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही पूछ लिए जाते हैं, ताकि जो आपका जीएसटीआर 3B का जो एक्चुअल में जो फॉर्म आता है
वो फॉर्म उसकी आपने जो ऑप्शन यस कर रखे हैं वो ऑप्शन ही उस फॉर्म में आते हैं। आप सारे ऑप्शन यस करोगे तो आपका जीएसटीआर 3B में सारे के सारे डायलॉग बॉक्स आएंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये फॉर्म ये चीज तो मेरी हुई नहीं है बिजनेस में, तो आप उसे यस नो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। नील रिटर्न का मतलब होता है कि कोई भी परचेज या सेल उसमें नहीं हुई उस मंथ में। नील रिटर्न कोई भी भर सकता है। नील रिटर्न भरना भी जरूरी है, देखिए कोई भी भर सकता है नहीं। अगर मान लो कोई अभी बिजनेस एक्टिविटी हुई नहीं है आपकी पर्टिकुलर मंथ में, जैसे अप्रैल में कंप्लीट लॉकडाउन था, राइट, मई में कंप्लीट लॉकडाउन था, तो ऐसे केस में ना तो आपकी कोई परचेज हुई ना कोई सेल हुई, सारे के सारे आपके जो दिन है आपकी दुकान बंद रही। तो उस केस में फिर आपको यहाँ पर अप्रैल और मई महीने में भी रिटर्न तो फाइल करना ही है, लेकिन नील रिटर्न जाएगा। नील रिटर्न यानी देयर इज नो परचेज एंड नो सेल, नो एनी बिजनेस एक्टिविटी, राइट। तो उस केस में नील रिटर्न भरना पड़ता है। सी अगर आपका बिजनेस आपने बंद भी कर दिया, दुकान शटर डाउन कर दिया, 6 महीने हो गए सर, आपने कोई रिटर्न भी नहीं भरा, अब आपके पास नोटिस आया टैक्स डिपार्टमेंट का कि आप रिटर्न फाइल करिए और जो भी आपकी पेनल्टी बनी है वो आप सबमिट करिए। तो आपने टैक्स डिपार्टमेंट को रिप्लाई सबमिट किया कि भाई मैंने तो दुकान 6 महीने पहले ही बंद कर दिया, अब मैं किस बात का मेरी पेनल्टी भरूं या ये रिटर्न भरूं, जब मेरा कोई परचेज सेल ही नहीं हुआ, मैंने मेरा शॉप ही बंद कर दिया, मैंने मेरा बिजनेस एक्टिविटी क्लोज कर दिया, तो क्यों भरूं मैं। तो ऐसे केस में मैं आपको बता दूं कि जीएसटी में रजिस्टर्ड होते ही आपकी रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी बनती है। आपको सारे के सारे रिटर्न्स जो आपको फाइल करने हैं वो फाइल करने ही है, भले ही आप बिजनेस करें या ना करें, भले ही आपकी कोई परचेज सेल हो रही है नहीं हो रही है, कोई मतलब नहीं रखता, आपको रिटर्न तो भरने ही पड़ेंगे। और नील रिटर्न भी फाइल करना ही पड़ेगा अगर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तब। और आपको ये भी बता दूं मैं कि नील रिटर्न नहीं भरने की भी पेनल्टी 20 रुपीज पर डे। तो ऐसे केस में एंड दैट विल बी मैक्सिमम टू 5000 रुपीज पर रिटर्न। तो इट मीन्स व्हाट कि अगर आपने 20 तारीख को रिटर्न फाइल करना था, राइट, आपकी कोई एक्टिविटी हुई नहीं पिछले महीने, अब आपने देखा कि यार जब मैंने कोई परचेज सेल की नहीं तो मैं रिटर्न क्यों भरूं, आपने रिटर्न भरा ही नहीं। अब वो क्या हुआ, 21 तारीख से आपका 20-20 रुपए का पेनल्टी काउंट होना चालू हो जाएगा उस रिटर्न का। और वो पेनल्टी कहां तक चली जाएगी, वो 5000 तक जा सकती है नील रिटर्न की पेनल्टी। ठीक है, किसी भी रिटर्न की पेनल्टी 5000 तक जा सकती है। तो आपने अगर 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरे तो आपके सारे के सारे वो 6 महीनों के रिटर्न पर 20-20 रुपीज आपके काउंट होते जाएंगे। तो जो 6 महीने पहले वाला रिटर्न उसको 6 महीने का 20-20 रुपए पर डे के हिसाब से आप काउंट कर लो। तो ऐसे केस में आपको पता पड़ा कि आपको जो नोटिस आया उसमें आपको बोल दिया गया है कि आपको 25,000 रुपीज का पेनल्टी सबमिट करना। अब आपका क्या हाल हो जाएगा आप खुद सोच सकते हैं। जो धंधा आप बंद कर चुके हैं, जो धंधा आप कर ही नहीं रहे, उस धंधे से संबंधित आपको 25,000 रुपए का नोटिस आ गया पेनल्टी का, या 50,000 का आ गया। अभी हमारे एक क्लाइंट है दिल्ली में, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्चुअल में किसी वहां के ही किसी जब जीएसटी आया था तब ले लिया था, उसके सीएवी ने रजिस्टर्ड कर दिया था, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उस बंदे ने कोई बिजनेस एक्टिविटी की नहीं। और 2017 जुलाई की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कोई बिजनेस किया नहीं और उसने कोई रिटर्न विटर्न भरा नहीं। अब क्या हुआ, 4 महीने पहले की बात है, उसके पास नोटिस आया डिपार्टमेंट का और डिपार्टमेंट ने उसको 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी निकाल कर दी। अब आप सोचिए कि जिस बंदे ने कभी वो बिजनेस किया ही नहीं, उस बिजनेस के नाम से उसको 1.5 लाख का पेनल्टी भरना पड़ रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके सीए ने उसको जीएसटी में उसकी फर्म को उस वक्त रजिस्टर्ड कर दिया जब जीएसटी आया था, और उसके बाद उस बंदे ने सरेंडर किया ही नहीं अपना सर्टिफिकेट। देखिए जीएसटी, अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस बंद नहीं कर सकते, बिजनेस बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको साथ साथ में अपना जो जीएसटीआईएन नंबर है, जो अपना जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, उसे कैंसिल करवाना पड़ेगा। जब आपका कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रहा है तो आप रजिस्ट्रेशन किस लिए लेके बैठे हुए हैं, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए आवेदन करना होगा और कैंसिल करवाना होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करवाया तो फिर आपको पता पड़ा 2-4 साल 5 साल बाद कि आपको वहां पर लाखों रुपए का पेनल्टी कैलकुलेट होकर आ गया और आपको भरना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा वहां पर बचने का। समझ रहे हैं। तो इस वजह से जीएसटी में उतरना मतलब यूं समझ लीजिए प्रॉपर टैक्स कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे सारे के सारे, इवन यू आर डूइंग एनी बिजनेस एक्टिविटी और नॉट, राइट। आप बिजनेस नहीं भी करते हैं, शटर डाउन भी है, तो भी आपको हर महीने रिटर्न फाइल करने ही है। तो ऐसे केस में नील रिटर्न कौन भरता है, जिसका कोई भी परचेज या सेल नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में हम तो नील रिटर्न नहीं भरने, क्योंकि हमने तो देखा है कि हमारे क्लाइंट का परचेज भी हुआ और सेल भी हुआ है, राइट। तो हम यहाँ पर नो कर रहे हैं। हैव यू मेड एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, have you made any supply of goods or services or received any supply liable to reverse charge during this tax period। देखिए ये जो पॉइंट है ये कहता है कि क्या आपने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यानी मार्च महीने में कोई गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की।
सप्लाई करने का मतलब है आपने बेचा, बिल्कुल बेचा आपने, 1,80,000 के आसपास की सेल कर रखी बंदे ने, उसके अलावा 3,95,000 के आसपास की एग्जेम्प्टेड सेल भी कर रखा है, राइट। और तो यहाँ पर हम इसे यस करेंगे। Have you made any interstate supply to unregistered person, composition taxable person और UIN holder? क्या आपने किसी दूसरे स्टेट में कोई प्रोडक्ट बेचा? तो देखिए दूसरे स्टेट में कोई सेल इन्होंने नहीं की है, क्योंकि ये B2C सप्लाई कर रहे हैं और कस्टमर को अपने स्टेट में माल बेचा है। कहीं पर भी हमने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं देखा जहां पर किसी और स्टेट की पार्टी को इन्होंने सेल किया। तो यहाँ पर अपन नो करते हैं। डू यू हैव एनी क्लेम ऑफ ITC? क्या आप ITC क्लेम करने जा रहे हैं? बिल्कुल, एक आपको पता हो तो एक परचेज की एंट्री है, तो उसके ऊपर आपने जो टैक्स पे किया आप उसकी ITC क्लेम करोगे, तो इसे यस करोगे आप। हैव यू रिसीव्ड एनी नील रेटेड एग्जेम्प्टेड और नॉन GST सप्लाई ड्यूरिंग दिस टैक्स पीरियड? क्या आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा है जिस पर GST एग्जेम्प्टेड है, वो कोई GST नहीं है, या वो नॉन GST प्रोडक्ट है? रिसीव वर्ड यूज हो रहा है, हमने बेची जरूर है, हमने एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट बेचा जरूर है, लेकिन खरीदा नहीं है, तो मैं इसे नो करूंगा, राइट। और क्या आपका कोई इंटरेस्ट या लेट फीस बन रहा है? तो देखिए अगर आप लेट फीस तब बनता है या इंटरेस्ट तब बनता है जब आप कोई रिटर्न ड्यू डेट निकलने के बाद फाइल करते हैं। देखिए जीएसटी में इंटरेस्ट कब बनता है आपको समझना है। इंटरेस्ट तब बनता है जैसे कि मान लो मुझे कोई रिटर्न भरना है 20 तारीख को, ठीक है, जैसे मान लो ये मेरे को भरना है 20 अप्रैल को, और मैंने वो 20 अप्रैल को नहीं भरा और मैंने वो 30 अप्रैल को रिटर्न फाइल किया, और उस रिटर्न में मेरा तकरीबन 50,000 रुपए का टैक्स लाइबिलिटी आ रहा था जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना था। अब देखिए मैंने 20 तारीख को जो 50,000 रुपए गवर्नमेंट को देने थे वो कब देने गया, मैं कब दे रहा हूँ, 30 तारीख को दे रहा हूँ, तो मतलब मैं 10 दिन लेट दे रहा हूँ गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा। तो इफ आई हैव एनी टैक्स लाइबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा इसको, अगर आपके पास कोई भी टैक्स लाइबिलिटी है और आप उसे समय पे नहीं जमा कराते, ड्यू डेट पर नहीं आप उसको फाइल करते हैं, तो ऐसे केस में फिर आपको उस जो टैक्स अमाउंट है, जो टैक्स लाइबिलिटी है, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर 18% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपकी लाइबिलिटी। तो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी कब आती है, जब आप कोई अपनी टैक्स लाइबिलिटी को ड्यू डेट निकलने के बाद पे करते हैं, तो आपका इंटरेस्ट काउंट होगा उस केस में। सरकार को लेट अमाउंट दोगे उनका, देखिए जो आपके लिए लाइबिलिटी वो उनके लिए इनकम है, तो ऐसे केस में उनकी इनकम अगर उनको समय पे नहीं मिल रही तो वो इंटरेस्ट लेंगे आपसे। और लेट फीस कब देनी पड़ती है, जब आप कोई रिटर्न भरने में टाइम लेट फाइल करते हैं, तब आपको लेट फीस देनी पड़ती है, चाहे वो नील रिटर्न ही क्यों ना हो। तो ऐसे केस में अगर आपने कोई 20 तारीख को रिटर्न भरना था और आपने 30 को भरा, यानी 10 दिन बाद भरा, तो आप 50 रुपए के हिसाब से काउंट कर लीजिए, 500 रुपए की लेट फीस हो जाएगी आपकी, ठीक है। और नील रिटर्न है तो 20 रुपए के हिसाब से काउंट करिए, 200 रुपए का लेट फीस आपका हो जाएगा। सो यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपकी कोई इंटरेस्ट या लेट फीस की लाइबिलिटी है, तो मैंने बता दिया नो। देखिए एक चीज और बता दूं, आपने जानबूझकर, आपको पता है कि मैं लेट भर रहा हूँ, फिर भी आप नो कर सकते हैं, लेकिन फिर सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, ध्यान देना, और ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके अगले महीने जोड़ेगा, तो उसमें फिर आप गवर्नमेंट को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि ये पूरा सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो आप कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई फिगर यूं ही डाल दूं, यूं ही डालने वाला कंसेप्ट है ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्क है और इसमें सारे के सारे मैचिंग कंसेप्ट चलते हैं, डेट वाइज सारी चीजें मायने रखती है। तो इस वजह से आपको प्रॉपर जेन्युइन वर्क ही करना है, बाद में फालतू में नोटिसों में उलझोगे और फालतू में कंप्लायंसेस की प्रॉपर आप अगर देखिए फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करते हैं, अगर किसी प्रकार का आप जानबूझ करके मिस स्टेटमेंट यहाँ पर देते हैं, या आप कोई जानबूझ करके गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, या आप इसे कहते हैं विलफुल आप यहाँ पर फ्रॉड कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको उसका भुगतान करना पड़ जाता है, बहुत बुरा। तो इस वजह से प्रॉपर यहाँ पर टैक्सेस के कंप्लायंसेस प्रॉपर तरीके से ही करें। आप डू यू हैव एनी इंटरेस्ट और लेट फीस, तो नो कर दीजिए। एक पॉइंट और दे रखा है जी पॉइंट, हालांकि इसका कोई मायना नहीं है अभी, कि डू यू हैव एनी टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू जीएसटी ट्रांस 1। देखिए ये सिस्टम ऑटो पॉपुलेट करता है ये फिगर्स, तो यहाँ पर आपको ना तो यस करना ना नो करना, ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। ये इनिशियल लेवल पर जब जीएसटी 2017 जुलाई में आया था तब की बात है, जो ट्रांस 1 ट्रांस 2 ये सारे प्रोविजनल आईटीसी के कंसेप्ट्स हैं, ये सारे ट्रांजिशनल आईटीसी के कंसेप्ट्स हैं, जो लोग सर्विस टैक्स वेट वगैरह से निकल कर जीएसटी में आए और उनकी वो लाइबिलिटी या वो आईटीसी थी वो जो जीएसटी में ट्रांसफर की गई, तो ये ट्रांस 1 उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये आज की तारीख में तो कोई लिबिलिटी इसका नहीं है। तो जो यस यस करने हैं मैंने यस कर दिया, जो नो नो करने मैंने नो कर दिया, और अब आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपका रिटर्न यहाँ पर नजर आएगा, आपको इस तरह से टेबल्स नजर आती है, बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। तो ये आपका जीएसटी 3B इतना छोटा हो गया, आप वो सारे यस करते हैं तो थोड़ा बड़ा नजर आता है। तो अब ये हम बढ़ते हैं, लेकिन क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, तो मैं इसको अभी लॉग आउट कर रहा हूँ और वापस यही क्लास लॉग इन करूंगा, राइट। तो एक बार मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ।
अब तक मैंने जितनी भी चीजें बताई, आप सारे लोग सुन रहे हैं इसको प्रॉपर वे में। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना अब तक, हम इस क्लास को वापस रीलॉग इन करेंगे, ठीक है? वापस आज भी इसी क्लास को करेंगे, ये रिटर्न आज फाइल करेंगे अपन। तो मैं यहाँ पर मैंने आपको अनम्यूट किया है, तो किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है आप लोगों को? नहीं? चलिए मैं वापस आपको लिंक भेज रहा हूं और जस्ट सेकंड। ओके, मैं वापस आपको लिंक भेज रहा हूं, इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम लोग और ये रिटर्न पूरा फाइल करेंगे। अभी रिटर्न का पेज खुला है, तो आप लोग वापस जो मैं लिंक भेज रहा हूं उससे वापस क्लास को कनेक्ट करिएगा। राइट, थैंक यू।